हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप? चलिए आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया ओम्स लॉ के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्जेस। उसके चार्ज के बेस पे, जो चार्ज हम बैटरी से लेते हैं उसके बेस पे उसके कंडक्टर को किस तरीके से वो वर्क करता है उसके बारे में हम आपको बताओ। ठीक है, आ जाइए। देखिए, सपोज दैट, जैसे कि आपने पोटेंशियल को तो समझा ही है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बिटवीन टू टर्मिनल कैरिंग अ चार्ज। यानी एक टर्मिनल, सपोज दैट ये टर्मिनल +1 है और ये है माइनस किसी बैटरी में। ये क्या है? हमारी एक बैटरी है। बैटरी भी ले सकते हो या सेल ले सकते हो। ठीक है। अब सपोज दैट इसमें प्लस और माइनस है, तो एक टर्मिनल से चार्ज फ्लो हो रहा है और दूसरे टर्मिनल तक जा रहा है। वन टर्मिनल टू अनदर, या हम यहाँ से यहाँ पॉइंट ले रहे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पे लगा हुआ है हमारा वोल्टामीटर। क्या लगा दिया हमने? वोल्टामीटर लगा दिया। जैसा कि आपको पता होगा वोल्टामीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल को मेजर करना। किसी भी कंडक्टिविटी में पोटेंशियल को मेजर करने का काम क्या है? वोल्टामीटर का। और अमीटर का वर्क क्या है? एक हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया। जो अमीटर क्या करता है? अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। अमीटर करंट को मेजर करने का डिवाइस है और वोल्टामीटर पोटेंशियल को मेजर करने का डिवाइस। ठीक है। तो वन टर्मिनल से अदर सेकंड टर्मिनल ए से बी तक जिस चार्ज को ले जाया जा रहा है, सपोज दैट इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है आई के साथ, तो चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया, उस वर्क और चार्ज के रेशियो को हम क्या कह देते हैं? पोटेंशियल कह देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड। ठीक है। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकंड, और जूल पर कूलम। और इसे शॉर्ट में बोल देते हैं, इसकी ऐसा ही यूनिट है बेटा, बोल्ट। क्योंकि बोल्ट नाम की साइंटिस्ट ने इसे डिफाइन किया था। यहीं से जैसे सपोज दैट कि टर्मिनल ए पे पोटेंशियल था डब्ल्यू ए, और टर्मिनल बी तक गया पोटेंशियल, तो यहाँ हो गया डब्ल्यू बी। तो ए से बी तक, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जब ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, यानी हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसमें पोटेंशियल से होकर के जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क किया इसने, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया, लाने में जो वर्क हुआ उसे हम उसका क्या कह देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। जैसे हम कह सकते हैं डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। वर्क यहाँ पे डब्ल्यू था, यहाँ पे आकर के डब्ल्यू बी हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ वर्क हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। क्योंकि चार्ज तो एक ही है कि चार्ज तो यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएगा, तो एक चार्ज को, जैसे आप यहाँ टर्मिनल है आपका एक, ओके, इस टर्मिनल से दूसरा बी टर्मिनल यहाँ है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जो आप चार्ज को ले जा रहे हैं, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं, तो उस चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा, ओके, उस वर्क को हम क्या कह जाएंगे? जहाँ डब्ल्यू ए है इस पॉइंट पे सपोज दैट वर्क, तो यहाँ जा करके क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस के डब्ल्यू बी होगा। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। इसका क्या हो गया कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, अगर इसे शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। इसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस के डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, मीन्स दैट डब्ल्यू ए माइनस के डब्ल्यू बी, ये हो जाता है डेल्टा वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू टर्मिनल, या डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके।
मतलब दो टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस आया चार्ज को ले जाने में, जो वर्क किया, वर्क में जो डिफरेंस है उसी को हम उसका क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। अब इसे मेजर करने के लिए ये हमारी डिफाइंड हो गया था, पोटेंशियल होता है इसमें, ओके, करंट भी फ्लो हो रहा है। तो एम्पियर ने क्या किया, आप चाहे तो नोट कर लें इसे, ठीक है, यूनिट इसकी हो जाएगी वोल्ट। एक सर्किट लिया, इस पे बैटरी से कनेक्ट करते हुए अमीटर लगाया और वोल्टामीटर लगाया और उसे एक क्लोज सर्किट से ऐड कर दिया। तो देखा गया कि जैसे जैसे इस बैटरी से चार्ज बढ़ाए जाते हैं तो अमीटर में रीडिंग इंक्रीज होती है एंड ऑल्सो इंक्रीज द रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर, ओके। मतलब इसे रफ कर देते हैं हम, आप चाहें तो नोट कर लें यहाँ तक। मतलब ये देखा गया, इसी को ओम्स लॉ ने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, देखिएगा हम इसे कर रहे हैं, ओके। यहाँ से आपका क्रिएट होता है ओम्स लॉ। देखिएगा ओम्स ने क्या करा कि एक सर्किट बनाया, एक बैटरी को कनेक्ट किया एक अमीटर से एंड अमीटर को कनेक्ट किया वोल्टामीटर से और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस वायर लगा दी। रेजिस्टेंस वायर मतलब ऐसा वायर जिसमें एक गुड कंडक्टर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। वो कैसा होना चाहिए, एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। इसके लिए हम अलॉयज यूज़ कर सकते हैं या कोई भी बैड कंडक्टर लगा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं होती है, वो हमारा बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। तो हमें यहाँ पर कोई एक बैड कंडक्टर लगा देना, इसका रेजिस्टेंस हाई हो या जैसा भी आप रेजिस्टेंस लगाना चाहेंगे उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो जब देखा ओम्स ने कि जब करंट इसमें से जा रहा है तो जो रीडिंग इसमें इंक्रीज हो, जो रीडिंग इसमें आ रही है वैसे ही रीडिंग पोटेंशियल वोल्टामीटर भी दे रहा है। अगर हमने अमीटर की रीडिंग कम की, मतलब हमने चार्ज कम कर दिया, चार्ज का फ्लो कम कर दिया बैटरी से, तो वोल्टामीटर में अपने आप फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब वो समझ गए कि हमने, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने वायर वही रखा, वायर में कोई चेंज नहीं किया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी अलग है क्या। अब हमारा सिर्फ हमें यही चेंज करना है कि और फिजिकल कंडीशन हमने अनचेंज कर दी, कोई चेंजिंग नहीं की है। तो जब देखा कि जब अमीटर में रीडिंग बढ़ रही है तो हमारी पोटेंशियोमीटर या वोल्टोमीटर में भी रीडिंग इंक्रीज हो रही है विद टाइम, ओके। एंड द डिक्रीजिंग द रीडिंग ऑफ अमीटर, द वोल्टामीटर रीडिंग इज आल्सो डिक्रीजेस, ओके। बेटा ये यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इससे एक चीज निकाली ओम्स ने, हमने क्या कहा कि भाई ऐसा है तो इसके हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। यानी व्हेन फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड the produce potential is proportionality constant to flow of current, यानी अगर इसकी फिजिकल कंडीशन में हमारा क्या आ जाता है, जैसे आप चाहें तो फिजिकल कंडीशन में आप ले सकते हैं टेम्परेचर है, ओके, रेजिस्टिविटी है, नेचर ऑफ मटेरियल है, ईटीसी, ये सारी फिजिकल कंडीशन है। तो हमने इसमें से कोई कुछ भी नहीं करा, ना तो वायर ऑफ मटेरियल बढ़ाया, ना कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करा। तो उस सिचुएशन में हमने ओम्स लॉ को देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इज डेफिनेटली। और अगर हम इस पोटेंशियल का साइन हटाएंगे इस प्रोपोर्शनलिटी का तो V इक्वल टू हो जाएगा एक IR, जो किसका है, रेजिस्टेंस। इस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से न जाकर के अब कहाँ से जा रहे हैं, पोटेंशियली ऊपर लगा हुआ यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है,
वर्क कर रहे हैं वही, और जो वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी पे डिपेंड करता है V इक्वल टू आई आर, वेयर R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, वेयर R is the resistance of material. ओके, याद रखना रेजिस्टेंस कभी भी V और I पे डिपेंड नहीं करता है. R is not, R does not depend on V and I, क्योंकि R की वैल्यू आप पिछले उसमें पढ़ ही चुके हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, ml ne टाउ R इक्वल टू ml ne टाउ n स्क्वायर टाउ. एक मिनट, चलो आप यहीं तक करिए. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू V अपॉन आई. यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस निकल आया. द यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी रेजिस्टेंस की, V अपॉन आई का मतलब हो गया वोल्ट पर एम्पियर. और क्योंकि ओम ने निकाली थी तो इसे ओम का एक सिंबल दे दिया गया जिसका नाम है, ठीक है, ओमेगा. ओम का ये सिंबल है, इस सिंबल से हम इसे डिनोट कर देते हैं. ये ओम्स लॉ था. अब देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है ओनली, इन्हीं के बेस पे हमने कुछ और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए और आगे की चीजें बढ़ाई. तो पहले आप इसे नोट कर लो. जब करते हैं आप इसे, ओके चलिए. अच्छा देखो, यहाँ जो R इक्वल टू V अपॉन आई गिवन है, ये हम आपको बता चुके हैं कि V और I इंडिपेंडेंट है R से, या R इंडिपेंडेंट है V और I से. बिकॉज R किस पे डिपेंड करता है, R इज ऑलवेज डिपेंड इज ml अपॉन n स्क्वायर टाउ a, वेयर m क्या है, मास ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, e चार्ज, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, और a एरिया. ठीक है, ये शायद हमने आपको पिछले वाले वीडियो में मतलब ऐसे समझाया है जैसे. तो ये इन पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कभी V और I पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अब रब कर लेते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑन विच रेजिस्टेंस आर डिपेंड. हमें ये बताना है कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ओके, तो देखिए आपने
फॉर्मूले से समझा होगा कि अभी मैंने आपको बता के गया आर इक्वल टू क्या होता है, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ और ए। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज ले लेते हैं कि आर इक्वल टू या आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर और टाउ, ये एक कांस्टेंट बना लेते हैं। तो यहां से क्या निकल के आता है, एल अपॉन ए। देखो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो कंडक्टर का होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें कांस्टेंट है। और टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर। तो इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन मान लेते हैं। तो ये आर इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। तो यहाँ आर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, आर डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है यहाँ पे, किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सपोज दैट ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, तो ये थिकनेस, इसे क्या कहते हैं हम, एरिया। ये ठीक है, ये हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, इसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। मोटाई मतलब ये आपकी इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गई किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो यहां से दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक तो लेंथ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर की तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ घटेगी, व्हेन द सब्ट्रैक्टिंग या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर द रेजिस्टेंस इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक, तो देखिएगा अब इसका हम कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है, तो उसमें स्प्रिंग की जो वायर होता है वो कुछ इस शेप में लिया जाता है। अब इसे आप कहेंगे इस शेप में क्यों लिया जाता है, इसका रीजन है कि इस शेप में लेने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से इसमें ज़्यादा लेंथ ली जा सकती है। इलेक्ट्रिक हीटर का वायर देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक हीटर में जो लगी होती है स्प्रिंग शेप में बनाया जाता है। क्यों लिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें लेंथ ले सकें। जितनी ज़्यादा ले जाएंगे लेंथ, उतना ही भैया ज़्यादा हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब यह है कि हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो देखिए हम अगर हम बेड कंडक्टर के रूप में लेते हैं तो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल ले लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रुक के जाती है। भाई रुक के क्यों जाती है, क्योंकि ये एक बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रुक के जाएंगे, ऐसे देखो सीधे इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आप रुक के जाएंगे तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन ने पुशअप करेंगे और पुशअप होकर के टकराएंगे, टकरा करके कोलिजन करते हैं और हीट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ये बेड कंडक्टर है। ठीक है, तो बेड कंडक्टर का यही होता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जितना कम होगा, रेजिस्टेंस एक होता गया, रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रॉनों को रोकने का प्रयास करे, उसी को रेजिस्टेंस करते हैं। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्टेड करता है, वही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा ड्रिफ्टेड कर देगा वही बेड कंडक्टर होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो बेड कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, यानी जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा, उतना ही उसका कंडक्टेंस उतना ही कम। गुड कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो हीट कम होता है, इसीलिए हम देखो गुड कंडक्टर के रूप में जो यूज़ करते हैं